मोटी बात यहाँ पर यह है कि 4000 के आसपास हमारे भारत में, दो सॉरी विश्व में भाषाएं बोली जाती है। और पूरे के पूरे विश्व को लेकर अगर हम बांटे भाषाओं को, तो 9 से 10 भाषा परिवारों में हम यहाँ पर भाषाओं को बांट सकते हैं। 9 से 10 भाषा परिवार है जिन्हें फाइनली हम लोग मान सकते हैं कि पूरे विश्व में देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं, और 4 भाषा परिवारों के अलावा इन 4 भाषा परिवारों में कुल लगभग 1650 भाषाएं आती है। और ये सब जानकारी आपको मिलेगी जनगणना 1981 के आंकड़ों के अनुसार। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भारत में जो भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है उसमें 4 प्रमुख वर्ग है। एक तो भारतीय आर्य भाषा का वर्ग है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा अगर आप देखें भारतीय आर्य भाषा जिसे हम भारोपी भाषा भी कहते हैं, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रेलियाई हम मान सकते हैं, और चौथा जो आपको देखने को मिलेगा इंडो बर्मा, मतलब थोड़ा मंगोलियाड टाइप। तो ऐसे 4 भाषा परिवारों को आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आप लोगों से थोड़ी सी और चर्चा करूं तो जो संसार की 4000 के आसपास जो भाषाएं हैं उनको विद्वान 9 परिवारों में वर्गीकृत करते हैं। और ये सब जो वर्गीकरण होता है भाषा का, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा तत्व उभर कर आता है, और वो है समान भाषिक तत्व। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ये मान के चले, समान भाषिक तत्वों के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है कि भाई भाषा बोलने का तरीका कैसा है, उनकी और भी विशेषताएं कैसी हैं, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा यदि मैं और भी चर्चा करूं आप लोगों से, तो 1650 के करीब हमारे यहाँ पर भाषाएं हैं, जिसमें से आपसे हमने चर्चा किया कि 4 वर्ग देखने को मिलते हैं: भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार जिसको मुंडा शाखा भी बोलते हैं, और तिब्बत चीनी परिवार जिसको तिब्बत बर्मी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। बातें करें तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो है, उसमें से 18 भाषा वो भाषाएं हैं जो कहीं ना कहीं इन भाषाई वर्गों में ही से ही शामिल है, जो हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 18 भाषा। बाकी जो 4 भाषाओं को लेकर अगर जो शामिल हुई है बात करूं मैं, तो ये इन्हीं की उपवर्गीय भाषाओं के रूप में आपको शामिल होते दिखाई देगी। आगे चर्चा करें संसार की भाषाओं को लेकर, तो संसार की भाषाओं को लेकर बातें ऐसी है कि 4000 के करीब मैंने आपसे चर्चा किया था कि भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी पूरे विश्व में, और इनको 9 से 10 मुख्य रूप से बांटा जाता है। अब जो वर्गीकरण का आधार है, देखिए वर्गीकरण का आधार 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक पारिवारिक वर्गीकरण जीनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है आकृति मूलक वर्गीकरण टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 2 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है भाषाओं का वर्गीकरण, एक पारिवारिक वर्गीकरण और दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब कैसा, देखिए पारिवारिक वर्गीकरण को अगर यहाँ पर आपसे चर्चा करूं तो पारिवारिक वर्गीकरण में आपको देखने को मिलेगा कि इन शब्दों का जो उत्पत्ति है, जो इनका जन्म है, वह शायद वो जो उत्पत्ति है, वह जन्म है, वह शायद समान दृष्टिकोण रूप में दिखाई देता, समान दृष्टिकोण में दिखाई देता है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि संस्कृत जो लैंग्वेज है ये कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे पारिवारिक वर्गीकरण की मदर लैंग्वेज है। संस्कृत मदर लैंग्वेज है। जैसे मैंने आपसे बताया है कि बीबीसी इंडिया में जब भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया जाता है या बीबीसी इंडिया में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज को मतलब वहां पर जो ये समझ लीजिए कि जो वाचक होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उनके लिए जब काम किया जाता है बीबीसी इंडिया,
तो फाइनली वहां पर संस्कृत लैंग्वेज उनसे पढ़वाई जाती है कि इनका एक्सेंट कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। तो संस्कृत लैंग्वेज कहीं ना कहीं मदर ऑफ लैंग्वेज है, ये इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर हम ये जीनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर आसानी से कह सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृत के ही परिवार की दिखाई देती है। कैसे? जैसे लैटिन में बोला जाता है मर्डर, मर्डर, और वही अंग्रेजी में क्या हो गई है? मर्डर। और वही अगर हम अगर हिंदी और संस्कृत को लेकर बात करें तो ये मात्र, मात्र। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, वैसे पिता पैटर, फादर, वैसे ब्रदर के लिए ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। तो इस प्रकार से आप शब्दों की ध्वनि संरचना की साम्यता के आधार पर यह कह सकते हैं कि इनका परिवार समान है। मतलब ये कि लैटिन भाषा और लैटिन भाषा के साथ में आपको दिखाई दे रही है संस्कृत भाषा, कहीं ना कहीं एक ही परिवार से समझ में आ रही है। इसके अलावा दूसरा वर्गीकरण होता है आकृति मूलक वर्गीकरण। और ये जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इसमें बात की जाती है भाषाओं को उनकी संरचना के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने के साथ, मतलब अकॉर्डिंग टू संरचना, कि भाई उनका संरचना कैसे की गई है, क्या सिंथेटिक है, योगात्मक है, जैसे क्या उसमें धातु प्रत्यय उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, या अयोगात्मक है जिसमें एक शब्द का कोई भी धातु परिवर्तन, शब्द परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर, तो जो चीनी लैंग्वेज है, चीनी भाषा जो है, ये अयोगात्मक भाषा है, और वहीं हमारी संस्कृत कहीं ना कहीं एक संश्लिष्ट भाषा है, एक योगात्मक भाषा है। जैसे हम लोगों ने देखा है, धातु हो, प्रत्यय है, उपसर्ग हो, इन शब्दों की संरचना आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, शब्द रचना आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी संस्कृत को लेकर या हिंदी को लेकर। हिंदी तो खैर आपको पता ही है कि संस्कृत से ही इसका जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, हाँ बताइए लालू। सर हम संश्लिष्ट किसको बोलेंगे सर, क्या होगा संश्लिष्ट का? एक प्रकार से सिंथेटिक, जुड़ा हुआ, जो कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करता है, संश्लेषण करता है, रिएक्शन करता है, उसको संश्लेषण, संश्लिष्ट, सिंथेटिक बातें करेंगे, योगात्मक रूप बात करेंगे। और वहीं एनालिटिकल जो फॉर्म है वह आपको कहीं ना कहीं अलग दिखाई देगा, मतलब उसका किसी और बिंदु से संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे जो अयोगात्मक यहां दिखाई देगी चीनी को लेकर। और वहीं देखिए योगात्मक सिंथेटिक में आपको देखने को मिल जाएंगी एक अश्लिष्ट, एग्लूनेटिंग, तमिल और टर्की कहीं ना कहीं इसके पास में है, संश्लिष्ट, इन्फ्लेक्शनल, संस्कृत और हिंदी, और प्रश्लिष्ट, पॉलीसिंथेटिक, जो स्क्रीमो भाषाएं होती है वो। अभी अश्लिष्ट, संश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट का मीनिंग आप समझ लीजिए कि एग्लूनेटिंग जो लैंग्वेज होती है ये कुछ ही परिवर्तन करती है, प्रश्लिष्ट बहुत ज्यादा परिवर्तन करती है, और संश्लिष्ट यहां पर एक नियंत्रित परिवर्तन करती है। इसमें नियंत्रित परिवर्तन ही आपको देखने को मिलेंगे संश्लिष्ट लैंग्वेज। जैसे संस्कृत आपने देखा है, हिंदी में जैसे हम लोग कारक रचना प्रयोग करते हैं, धातु का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं इन्फ्लेक्शनल है, इन्फेक्शन हो, संश्लिष्ट हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। आगे बात करते हैं संसार के भाषा परिवार पर। तो देखिए हमने दो प्रकार से यहां वर्गीकरण किया है, याद रखिएगा भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया पूरे विद्वानों के द्वारा हमारे विश्व में, तो दो संदर्भों में किया जाता है। एक संदर्भ है आपका परिवार और दूसरा है आपका आकृति। परिवार में आपको साफ समझ में आया, मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इनका जीनोसिस सेम होता है, और आकृति में वही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर केवल और केवल योगात्मकता के आधार पर बातें की जाती है। आगे बढ़ते हैं, संसार के जो भाषा परिवार हैं उन पर और हम चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से यदि आप देखें तो संसार के जो भाषा परिवार हैं वह आपको दिखाई देंगे 9। एक भारूपी परिवार है, सामी हामी परिवार है,
द्रविड़ भाषाओं का एक परिवार है, ऑस्ट्रिक परिवार है, फिनो उग्रिक परिवार आपको दिखाई दे रहा है, चीनी तिब्बती परिवार है, काकेशियन भाषा परिवार है और अमेरिकी भाषा परिवार है। अगर इन लोगों को हम इनके वस्तु स्थिति के अनुसार देखें, इनकी ज्योग्राफिक स्थिति के अनुसार देखें, तो ये हमको एक अलग अलग प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा भी है कि भूगोल एक बड़ा तत्व होता है जिसमें कहीं ना कहीं आपका हर प्रकार के बिंदु सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो। वहां की जलवायु के अनुसार कहीं ना कहीं भाषा का निर्धारण होता है कि भाषा का एक्सेंट कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। जैसे अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जो है, यूरोपीय देशों के जो लोग हैं, ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, वह अपने एक्सेंट में मुंह को कम खोलने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक ऊष्मा का वो संचय करने का प्रयास करते हैं। और वो संचयन क्यों होता है? वह संचयन का कारण इसीलिए है कि यहां पर वो लोग अपने ठंडे प्रदेशों में अपने शरीर से उठने वाली ऊष्मा को अधिक से अधिक संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर आपने उनके एक्सेंट देखा होगा, जैसे वो पिता पिता का कैसे नहीं बोलेंगे, पीता। आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर किस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूं पिता का, और वही उनका पिता वहां फादर हो गया है और वो फादर हो गया है। मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे से भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितना मुंह खुल रहा है। और वहीं देखिए डैड 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 डैड, बिल्कुल कम से कम ऊष्मा को क्षरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ता है, ज्योग्राफी से जुड़ता है। वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, इसी पर डिपेंड करता है। मैंने तो कई बार आपसे कहा है, वस्त्र से लेकर भोजन तक सब कुछ कहीं ना कहीं भूगोल से सीधा संबंध स्थापित करता है। और इसीलिए हम यहाँ जिस चैप्टर पर बातें कर रहे हैं, जिस बिंदु पर बातें कर रहे हैं, वह है लैंग्वेज। और विश्व की जो लैंग्वेज को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से सीधा संबंध देखने को मिल रहा है। दूसरे बिंदु पर यदि बात करूं मैं, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर शब्दों को या हमारा जो एक्सेंट है, बोलने का जो तरीका है, वो इतना बड़ा क्यों है। आपको समझ में आया होगा कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में, हमारी संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा क्यों है। तो उसी के अनुसार कहीं ना कहीं यहां पर हम संसार के भाषा परिवारों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां अगर मैं बात करूं तो हमें दिखाई दे रहा है भारोपी परिवार, सबसे पहला परिवार, सबसे बड़ा परिवार। यहां पर मैं कहने में कोई भी कमी नहीं करूंगा। आपसे हमने चर्चा किया कि 9 मुख्यतः भाषा परिवार है, और उन 9 भाषा परिवारों में सबसे पहला जो बिंदु हमें समझ में आ रहा है, वह है आपका भारूपी परिवार। अगर इसको लेकर मैं बात करूं, इस भारूपी परिवार को लेकर, तो हमारे संसार की जितनी बड़ी और अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी नहीं कहूंगा मैं, यहां पर थोड़ा सा ये टर्म गलत हो गया, क्योंकि लैंग्वेज तो सभी अच्छी होती है, पर वे लैंग्वेज जो ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा बोलचाल में है, ज्यादा व्यवहार में है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, ये सभी की सभी कहीं ना कहीं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। ये सभी कहीं ना कहीं भारोपीय परिवार में शामिल है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी और अंग्रेजी कहीं ना कहीं एक ही परिवार से है, जिसे कह रहे हैं भारोपीय परिवार। तो भाई ज्यादा भेद नहीं करना है हमको, भारत और इंडिया में ज्यादा विभेद नहीं है, है ना। और भारत और इंडिया में आपको पता भी अंतर कितना है ना।
केवल हमारी विचारधारा का अंतर हम लोगों ने बना लिया है भारत और इंडिया में, बाकी वैसे कोई अंतर देखने को मिलता नहीं है। आगे बात करते हैं। दूसरा जो परिवार है वो है सामी हामी परिवार, सेमेटिक हैमेटिक फैमिली। 5 शाखा है इस परिवार की। एक मिस्री, इजिप्टियन, बर्बर, कुशिती, शाद और सामी। मिस्री मतलब हमारा इजिप्ट वाला एरिया, मिस्र वाले एरिया में बोली जाती है, वहां की एक प्रमुख लैंग्वेज है। बर्बर ये उन क्षेत्रों में बोली जाती है जो कहीं ना कहीं मिस्र के पास में ही कहीं ना कहीं ट्राइबल ग्रुप्स के पास है। इसके अलावा कुशिती आपके किर्गिस्तान के करीब चली जाती है, शाद आपके उज्बेकिस्तान के करीब चली जाती है, और सामी। और सामी को अगर आप देखें तो ये रोम के बेबुलियन से होकर, बेबीलोन से होकर पूर्वी सामी और पश्चिमी सामी में कहीं ना कहीं ये हिब्रू और अरबी भाषा में परिवर्तित हो जाती है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, जो उर्दू और अरबी में डिफरेंस है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उर्दू का विकास हम लोगों ने किया है, शायद मुगल काल के प्रभाव के पश्चात उर्दू का, और इसमें भी कहीं ना कहीं अमीर खुसरो का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली के रूप में जो अमीर खुसरो ने कार्य किया था, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तानी या उर्दू के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। और उर्दू कहीं ना कहीं हिंदी और फारसी या जिसे मैं अरबी कहूं उसका मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर दो बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अरबी भाषा और फारसी भाषा दोनों अलग अलग परिवारों में शामिल है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, स्पेशल सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अरबी भाषा फारसी भाषा से जुड़े हुए विदेशी शब्दों से सवाल आते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेट का एग्जाम है वहां पर भी हमको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर बातें यहां पर आपको समझ में आ रही होगी, स्पेनिश को लेकर, फारसी को लेकर, हिंदी को लेकर, और जो हमने उर्दू और अरबी पर लेकर चर्चा किया कि मैंने बताया आपको कि उर्दू जो है वो फारसी में लिखी जाती है, मतलब उसकी जो लिपि है वो फारसी है, परंतु जो उसके फॉन्ट लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अरबी और फारसी से लिए गए हैं, परंतु जो उसके शब्द हैं और शब्दों का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं हिंदी से भी लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है हमारे लिए और हमारे संबंधों के लिए, स्पेशल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। शायद अगर पाकिस्तान उर्दू को बांग्लादेश के ऊपर नहीं थोपता तो शायद 72 में उनका बंटवारा नहीं होता। खैर जो भी हो, बंटवारा हो गया है, हम इतिहास को उकेरने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा परिवार आपको समझ में आया होगा, सामी हामी परिवार, जिस पर हम लोगों ने मुख्यतः बात किया फारसी और अरबी की भिन्नता पर और हिब्रू पर। आगे बात करते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं। इसके बाद जो हम देखने को मिल रहा है वह है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार मतलब हमारे द्रविड़ लैंड की जो बातें होती है, अब अक्सर सुनते हैं आप लोग द्रविड़ लैंड की जो लगातार डिमांड उठ रही है, उसमें आप देखें कहीं ना कहीं ये भाषा के आधार पर ही एक नए देश की मांगी करते हैं। भारत के दक्षिण में बोली जाती है, साउथ इंडिया में बोली जाती है। एक बड़ी बात आपको यहां ध्यान रखना है कि शायद हमारा अतिवादी रूप ही कहीं ना कहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से पीछे रह गया। शायद हम अतिवादी रूप का प्रयोग नहीं करते तो हिंदी आज हमारी राष्ट्रभाषा होती। मुझे याद है आजादी के पहले सी राजगोपालाचारी के कथन और आजादी के पश्चात के सी राजगोपालाचारी के कथन। जो आजादी के पहले जो व्यक्ति कहीं ना कहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, परंतु आजादी के पश्चात जिस प्रकार से उन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया था, तो खैर आपको यहां समझना पड़ेगा द्रविड़ भाषाओं को लेकर हम जो बात कर रहे हैं इसमें दक्षिण में बोली जाने वाली हमारी अधिकतर लैंग्वेज, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, या छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली तुलु, कोडगु जैसी ही लैंग्वेज क्यों ना हो,
ये तो भारतीय परिवार में बोली जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका अध्ययन अलग से करेंगे। जैसे भारोपी परिवार का अध्ययन हम अलग से करेंगे, वैसे ही उसके लिए भी हम अलग से काम करेंगे द्रविड़ भाषाओं पर। खैर, यहाँ पर हम जो संसार के 9 वर्गों को देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमारा तीसरा वर्ग है द्रविड़ भाषाओं का। पहला वर्ग भारोपी था, दूसरा सामी हामी है, और तीसरा द्रविड़ भाषाओं को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। रजनीकांत सर की बात कि भैया हमारे लिए एक क्या बना दीजिए, द्रविड़ लैंड बना दीजिए। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद, जब 15वें वित्त आयोग ने कुछ आमूलचूल परिवर्तन अपने टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में किए, उसके बाद जिस प्रकार से दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया था वो दिखाई दे रहा है आपको। उन्होंने बोला भाई कि आप क्या कर रहे हैं, एक टर्म था उसमें 1981 की जो जनगणना थी उसके स्थान पर 2011 की जनगणना के आधार पर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना था, और उसको लेकर उन्होंने फाइनली यह कहा था कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको, क्योंकि 1981 के बाद उन्होंने जनसंख्या में तो बहुत कमी की, पर हम उत्तर भारतीयों ने कोई कमी नहीं की, जानते हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो भगवान की देन मानते हैं, हमारी देन तो कुछ होती ही नहीं है। तो यहां पर साउथ इंडिया के जो राज्य थे उन्होंने यहां पर यही कहा है कि आपको इनाम मिल रहा है और हमें इसका जनसंख्या रोकने का क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है। क्योंकि फंड जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर अलॉट होता तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को फंडिंग ज्यादा होनी है। खैर, यहाँ पर इन लोगों का कथन आया और इन्होंने बोला कि भाई हमारे संसाधनों का उत्तर भारतीय दुरुपयोग करते हैं। अब ये इनके व्यू पॉइंट है, और इसी की बात कहीं ना कहीं रजनीकांत जी का कथन आया था कि आप हमारे लिए द्रविड़ लैंड बना दीजिए। भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, आपके लिए द्रविड़ लैंड बना देते हैं, पाकिस्तान को कश्मीर दे देते हैं, नॉर्थ ईस्ट चाइना को दे देते हैं, जिस प्रकार से समस्या वो पैदा कर रहा है, तो क्या हम अकेले मध्य प्रदेश के साथ और यूपी, बिहार के साथ भारत को देख पा रहे हैं? शायद हमें यहाँ आक्रामक होने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर विभेदीकृत राजनीति चल रही है, और हमें फिर से कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के रूप में, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के निर्माण के काल से ही जो उपमहाद्वीप भारत के रूप में देखने को मिला है, अखंड भारत, उसके लिए काम करने की आवश्यकता अब बहुत ज्यादा है। नहीं तो शायद चाइना के जिस प्रकार से आप प्रपंच देख रहे हैं, जिस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, तो वो दूर नहीं है जब हमें अपने कहीं ना कहीं सख्त रवैये को दिखाने की आवश्यकता। खैर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तुलु जो लैंग्वेज है, ये कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप वहां से समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं तुलु वंश ने वहां पर शासन किया है, और वहीं से कहीं ना कहीं ये तुलु और कोडगु जैसी लैंग्वेज भी द्रविड़ भाषाओं में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपको एक बात और स्पष्ट हो रही होगी कि ये जो साउथ इंडिया का जो पूरा का पूरा हमारा प्रायद्वीप है, ये कहीं ना कहीं द्रविड़ भाषाओं में सम्मिलित है। ये तीसरा वर्ग है, मतलब भारत में स्पेशल बोला जाता है, आपको और कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा। चौथा वर्ग देख रहे हैं हम संसार की भाषाओं का, और चौथा वर्ग है हमारा ऑस्ट्रिक। यहां पर अगर ऑस्ट्रिक को देखें तो कुछ लैंग्वेज आपको हमारे देश में भी देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ की अधिकतम जनजातियां, जैसे कोल की बात कर लूं, मुंडा की बात कर लूं या गोंड की बात कर लूं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रिक ही है। तो ऑस्ट्रिक लैंग्वेज आप वहां आसानी से देख सकते हैं। तो ये इस लैंग्वेज का अगर विस्तार की बात की जाए तो न्यूजीलैंड से भारत की पूर्वी सीमा तक ये विस्तृत है। न्यूजीलैंड से भारत की पूर्वी सीमा तक आपको ऑस्ट्रिक लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसमें एक बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके भी दो वर्ग बांटे गए हैं, कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है और दूसरा मलय पॉलिनेशियन है। एक मान खमेर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आती है, और कोल या मुंडा जो हमारे यहाँ बोली जाती है कोल जनजाति के द्वारा या मुंडा जनजाति के द्वारा, वह आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मान खमेर आप देख सकते हैं म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया आदि देशों में बोली जाती है, और मुंडा भाषा भारत में बोली जाती है, जिसमें संथाली, खासी आपको पता, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो संथाल परगना आप भूल नहीं सकते।
मलय पॉलिनेशियन में मलय भाषा और इंडोनेशिया जावा द्वीप की भाषा भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिक वर्ग में ही सम्मिलित है। तो ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंग इसका कहीं ना कहीं नामकरण हुआ है, जो यहां पर हमको देखने को मिल रही है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर जो लैंग्वेज होती है जनजाति वर्ग की, उसको हम ऑस्ट्रिक मान सकते हैं, परंतु एक लैंग्वेज को आपको नहीं मानना है, वो है भीली। भीली लैंग्वेज ऑस्ट्रिक वर्ग में शामिल नहीं है। ये थोड़ा सा अपवाद के रूप में आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी मैं चर्चा करूंगा कि किस वर्ग में यह लैंग्वेज आपको शामिल होती दिखाई देगी। इसके बाद अगला वर्ग आता है फिनो उग्रिक का। अगला जो वर्ग है आपका यहाँ पर, अगला जो समूह है हमारा 5वां समूह है भाषा को लेकर, फिनो उग्रिक, मतलब फिनलैंड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप बिल्कुल सुदूर उत्तर की ओर देखेंगे तो फिनलैंड आपको दिखाई देगा। उस फिनलैंड में कहीं ना कहीं और हंगरी में कहीं ना कहीं ये फिनो उग्रिक लैंग्वेज बोली जाती है। ये 5वां वर्ग है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार के वर्ग से कोई भी भाषा नहीं आती है। तो फाइनली हम अगले वर्ग की ओर बढ़ते हैं। 6वां है अल्ताई, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया है, एक टर्की, मंगोल भाषा और मंचू तुंगस भाषा। अल्ताई, देखो टर्की को हमने सामी हामी में भी डिस्कस किया था, मंगोल भाषा और मंचू तुंगस भाषा। देखो विद्वानों ने कई चीजों को ये भी बताया कि भाई हम इकट्ठे मतलब क्लासिफाइड नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, कि कुछ भाषाओं के कुछ बिंदु आपको कहीं और भी देखने को मिलेंगे। तो शायद कुछ भाषाएं एक से अधिक वर्गों में भी जंप करती आपको दिखाई देगी। इस बात पर भी आपको यहाँ पर ध्यान आकर्षित करवाना है। अगला जो 7वां परिवार है चीनी तिब्बत परिवार। इस लैंग्वेज को आप देख सकते हैं, इस परिवार को कहीं ना कहीं भारत में सम्मिलित होते हुए। भारत के कुछ नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहां पर आपको यह वर्ग आसानी से देखने को मिलेगा। तिब्बत बर्मी वाला क्षेत्र ले लीजिए, येनसेंग ओत्स्याक वाला साइबेरिया की भाषा, या थाई या चीनी, चीन की मंदारिन, ये चीनी तिब्बती क्षेत्र के अंतर्गत आपको आसानी से देखने को मिलेगी। एक बात मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि ये जो चीनी तिब्बत भाषा परिवार है, ये अयोगात्मक भाषा परिवार है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस पूरी की पूरी चर्चा में इस बात पर बात कर लिया था कि मतलब यहाँ धातु रूप, उपसर्ग प्रत्यय ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा चीनी तिब्बती परिवार। इसके अलावा 8वां जो वर्ग यहाँ पर आपको संसार की भाषाओं का देखने को मिल रहा है वो है काकेशियन भाषा परिवार, जो कहीं ना कहीं काकेशीय पर्वत श्रृंखला के आसपास देखने को मिलता है, जो पश्चिम एशिया में अवस्थित है। भारत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण लैंग्वेज भाषा परिवार नहीं है। अंतिम आता है 9वां उपवर्ग। 9वां वर्ग जो है अमेरिकी भाषाओं को लेकर, एस्टेक आदि सैकड़ों भाषाएं हैं जो वहां के एस्किमो, एस्टेक आदि उपवर्गों में बांटते हुए आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो 9 वर्गों में हमने यहां बांट तो दिया, पर फिर भी संसार की ऐसी बहुत सी लैंग्वेज है जिनको किसी भी वर्ग में नहीं बांटा जा सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं भारत की ही अंडमानी। इस लैंग्वेज को बांटना कहीं ना कहीं विद्वानों के द्वारा बड़ा असंभव प्रतीत हुआ है। विद्वान कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को बांट नहीं पाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि लैंग्वेज को बांटने का तरीका कहीं ना कहीं क्या है, साम्यता है। तो फाइनली आप लोगों को यहां बातें समझ में आई होगी। हम लोगों ने डिस्कस किया संसार की प्रमुख भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, भाषाओं से जुड़े हुए और भी पहलू हमने यहां पर डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस चर्चा पर भाषाओं को लेकर कुछ नई चीजें जानने को मिली होगी। तो फाइनली हमारी यहां पर चर्चा समाप्त होती है। आगे हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार के एक नए बिंदु पर, एक नए चर्चा के साथ, एक नए भाषा परिवार के साथ। तब तक के लिए